अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है। हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम फ्रैंक एस बर्टनिक की बुक अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर सोशल साइंसेस इकोनॉमिक्स एंड बिज़नेस की एक्सरसाइज 13.3 कवर करेंगे। इससे पहले की कुछ वीडियोस में हम 13.1 और 13.2 कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो पहले उनको देखकर फिर आगे के कॉन्सेप्ट आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो 13.1 में सेट नोटेशन की बात की गई थी, 13.2 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था। अब 13.3 में हमारे पास प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होता है? प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं बल्कि किसी भी चीज़ के होने या ना होने के चांस को नंबर्स में शो करना। अब वो नंबर्स परसेंटेज में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। वैसे हम किसी को कहते हैं ना ज़्यादा चांस है हो जाएगा या मुझे लग रहा है ऐसा हो जाएगा, तो वो हम मैथमेटिकल बात नहीं कर रहे। लेकिन जब हम नंबर इन्वॉल्व कर लेंगे 30% चांस है, 40% चांस है, 10% चांस है, 1% चांस है, तो इसका मतलब अब हम इसकी प्रॉबिलिटी बता रहे हैं। तो प्रॉबिलिटी इज़ बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के चांस को परसेंटेज में या डेसिमल में या फ्रैक्शन में यानी हम नंबर्स में शो करते हैं। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आउटकम किसे कहते हैं। आउटकम कहते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसके रिजल्ट हमें पहले से पता हो कि क्या हो सकते हैं। ये नहीं पता कि क्या आएगा, लेकिन ये पता है कि कितने पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं और उसमें क्या क्या आ सकता है। एक्सपेरिमेंट कहते हैं अ प्रोसेस विच रिजल्ट्स one of the possible known results, one of the known पॉसिबल रिजल्ट्स। यानी फॉर एग्जांपल मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट है, उससे जो रिजल्ट आएगा वो उसका आउटकम होगा। यानी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो वो उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसलिए हम उसको आउटकम कहेंगे। ट्रायल किसे कहते हैं? ट्रायल कहते हैं एक्सपेरिमेंट के रिपीट करने को। ट्रायल इज रेपिटेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। यानी सारी डेफिनेशंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अच्छा, जब हम जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हों किसी के, एक्सपेरिमेंट तो कहते हैं ना कि हमें पता है एक हम प्रोसेस कर रहे हैं जिसका कोई रिज़ल्ट आएगा, लेकिन वो जो नॉन रिज़ल्ट हैं उन सबको अगर एक जगह हम लिख लें तो उसे सैम्पल स्पेस कहते हैं। सैम्पल स्पेस कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जिसको सेट की लैंग्वेज में हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इवेंट है। सैम्पल स्पेस का जो सब सैम्पल होता है, सब सैम्पल ऑफ या सब सेट कहते हैं, आप सब चलें सब सेट ही लिखते हैं, सैम्पल थोड़ा एक अलग पर्टिकुलर वर्ड हो जाएगा। सब सेट ऑफ आ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है। अच्छा, इवेंट जो है उसको हम मज़ीद क्लासीफाई भी कर सकते हैं। बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, जिसमें से एक क्लासिफिकेशन है सिंपल इवेंट और एक है कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब ये है कि इसका सिर्फ एक ही सिंपल आउटकम होगा, वन सिंपल आउटकम। यानी कॉइन को टॉस किया, हेड आएगा या टेल आएगा, तो एक ही आउटकम आएगा। एक डाइस को रोल किया हमने, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा, एक ही आउटकम आएगा, 6 में से कोई एक आएगा। कंपाउंड क्या होता है कि जब हम मोर देन वन आउटकम की बात कर रहे हैं, मोर देन वन आउटकम्स की बात कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल अब मैं ये कहूँ कि एक इवन नंबर आएगा, ठीक है, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इसका एक आउटकम तो नहीं है, इसके तो 3 आउटकम है डाइस में, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो इसे हम कहेंगे ये कंपाउंड आउटकम्स है। अच्छा, जब भी हमारे पास कंपाउंड आउटकम्स होते हैं तो उनको हम मज़ीद कैटेगराइज करते हैं। एक होता है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि टू इवेंट्स कैन नेवर हैपन टुगेदर। टू इवेंट्स कैन नेवर हैपन टुगेदर, यानी एक स्टूडेंट एक वक्त में पास और फेल दोनों नहीं हो सकता, एक वक्त में हेड और टेल दोनों नहीं आ सकते आपके पास, एक वक्त में रेड एंड ब्लैक कार्ड एक साथ नहीं आ सकता। तो गेटिंग अ रेड कार्ड एंड गेटिंग अ ब्लैक कार्ड आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक वक्त में दोनों कार्ड नहीं मिल सकते। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि जो अलग अलग भी हो सकते हैं और एक साथ भी हो सकते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं कि इवन नंबर आएगा या फिर 2 से छोटा नंबर, 4 से छोटा नंबर आएगा। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी और 4 से छोटा भी है, तो दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है दोनों कंडीशन पूरी करे। 6 आ गया तो एक कंडीशन पूरी कर रहा है। यानी ये हम नहीं कह रहे कि लाजमी एक साथ होंगे, ये कह रहे हैं कि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो अगर दो इवेंट एक साथ हो सकते हैं तो उनको हम कहेंगे कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, इसी का हम ऑपोजिट लिखेंगे। अच्छा, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, अगर आपको याद हो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में दो सर्कल्स होते हैं, वो डिसजॉइंट होते हैं, आपस में कभी भी वो ज्वाइन नहीं होते, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जबकि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि वो एक साथ हो भी सकते हैं, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर होता है। ठीक है, तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ज़ीरो होता है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड बी टुगेदर इज़ ऑलवेज ज़ीरो, यूँ भी कह सकते हैं। और इसमें ज़ीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इस बुक में देखने को मिला है, जो है कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, क्योंकि एक्सरसाइज में एक दो जगह मैंने देखा था कि ये इसने यूज़ की थी टर्म। तो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? मुकम्मल कर देना, कंप्लीट हो जाना। तो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ये है कि अगर ए और बी को, यानी सिर्फ हम दो इवेंट की बात करें, सपोज़ ए भी एक इवेंट है, बी भी एक इवेंट है, तो अगर ए और बी की प्रोबेबिलिटी मिलाकर एग्जैक्टली 1 मिल रहा हो, मैं 100% मिल रहा हो, तो उसका मतलब ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट है। यानी फॉर एग्जांपल एक कॉइन को टॉस करेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड मिलेगा या टेल मिलेगा? तो हेड मिलने का चांस भी 0.5 है, टेल मिलने का चांस भी 0.5 है। सिर्फ बी के बजाय मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखना चाहिए। तो हेड और टेल मिलने का चांस 50-50, तो कुल मिला के 100% बनता है। तो इसका मतलब ऐसा इवेंट जिसमें हम बात कर रहे हो कि गेटिंग अ हेड और अ टेल इज़ अ कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट, कि इन दोनों को मिला दें तो बस यही होगा, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ को इस इवेंट में शामिल कर लिया है। मेरे ख्याल से हमें एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन के बीच में आएगा तो हम वहाँ उस कॉन्सेप्ट को भी सीख लेंगे। तो पहला सवाल है हमारे पास कि a water quality inspector is conducting an experiment where he samples the water from various wells to see if it has acceptable or unacceptable, यानी A या U levels of contaminants. So suppose the inspector is going to inspect 3 wells, one of the other and one after other, and record the quality of the water for each. Determine the sample space. तो बताइए इसमें क्या हो सकता है? यानी वही, अगर एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल कहें या हेड टेल कहें, एक ही बात होगी। तो वही हमें बताना है सैम्पल स्पेस क्या होगा। सैम्पल स्पेस का मतलब वही यूनिवर्सल सेट, सारी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो उसका नंबर निकालने का तरीका मैं पिछली एक्सरसाइजेज में सिखा चुका हूँ। जितने भी आउटकम हो उसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 2 आउटकम है, एक्सेप्टेबल या अनएक्सेप्टेबल, और 3 बार उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, यानी 3 ट्रायल्स हैं, 3 वेल्स को देख रहा है, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 आउटकम्स हो सकते हैं। वो 8 आउटकम कौन से होंगे? वो 8 आउटकम्स होंगे या तो तीनों ही एक्सेप्टेबल होंगे, या शुरू के 2 एक्सेप्टेबल, लास्ट में अनएक्सेप्टेबल, ए यू ए। सेम यही चीज़ आप रिपीट कर दीजिए यू के साथ, यानी तीनों के तीनों यू, फिर यू ए यू एंड ए यू। तो ये हमारी 8 की 8 पॉसिबिलिटीज़ आ गई। ये आंसर आ गया पार्ट ए का। बी में कहा गया कंस्ट्रक्ट ट्री डायग्राम फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज़। तो ट्री डायग्राम बनाते हैं कि पहला वाला एक्सेप्टेबल होगा या अनएक्सेप्टेबल होगा। अच्छा जी, दूसरा वाला भी या तो एक्सेप्टेबल होगा या फिर अनएक्सेप्टेबल होगा।
तीसरा वाला भी या तो एक्सेप्टेबल होगा या अनएक्सेप्टेबल, और फिर एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में कन्वेंशन ये है कि जब भी आप ट्री डायग्राम बनाएं तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी साथ उसके लिखी जाती है। बुक में मुझे याद नहीं कि मैंने देखी थी या नहीं देखी थी, लेकिन खैर इसने भी फ़िलहाल तो कोई प्रोबेबिलिटी दी नहीं है तो हम नहीं बनाते। लेकिन अगर ऐसा होता कि फॉर एग्जांपल इक्वली लाइकली एक्सेप्टेबल या अनएक्सेप्टेबल होने का चांस बराबर बराबर है तो 50-50% हर एक पे लिख देते हैं, या अकॉर्डिंगली जो भी हमें परसेंटेज गिवन होती। खैर अगले सवाल पर चलते हैं। क्रिमिनल जस्टिस रिसर्चर है, वो स्टडी कर रहा है रेट ऑफ रेसिडिविज्म यानी रिपीटेड ऑफेंडर्स के ऑफ चाइल्ड मोलेस्टेशन। तो ही इज़ कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट वेयर ही एग्जामिन्स क्रिमिनल रिकॉर्ड। ठीक है, वो रिकॉर्ड देख रहा है। पर्सन हैज़ बीन, ठीक है, तो उसको कहेंगे। तो इफ़ अ पर्सन हैज़ नॉट बीन, ठीक है, उसने दो कैटेगरीज बताई हैं, या तो आर होगा या एन होगा, यानी या तो उसने रिपीटेड ऑफेंडर होगा या फिर नहीं होगा। तो उसने 3 ऑफेंडर्स देखे हैं। ये तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 1 के जैसा ही है कि सैम्पल स्पेस क्या होगा, तो सिंपल वही NS यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8 आउटकम्स आ सकते हैं। पहला तो ये हो गया। बी में कह रहा है ट्री डायग्राम बनाइए, तो मैं बना नहीं रहा, लिख देता हूँ सेम एज क्वेश्चन 1। बस आप सिर्फ A और U को रिप्लेस कर देंगे R और N से, बाकी सेम वही होगा कि AU की जगह RN लिख देंगे आप। और सेट ऑफ सिंपल आउटकम्स इंक्लूडेड इवेंट 2 और फ्यूवर। हाँ, अब ये एक नई चीज़ आ रही है कि कह रहा है वो जो 8 आउटकम्स हैं उनमें से ऐसे कितने हैं जिनमें, क्या कह रहा है, सेट ऑफ सिंपल आउटकम्स जिनमें 2 और फ्यूवर आर, या तो 2 बार आर होगा या 2 से कम बार, यानी 1 बार या 1 भी नहीं होगा। ठीक है जी, हम शायद बी को, हाँ बी हमने कर लिया, सी कह रहा है। ठीक है, तो डिटर्मिन द सेट ऑफ सिंपल आउटकम्स इंक्लूडेड 2 और फ्यूवर, या तो 2 आर होंगे या 2 से कम आर होंगे। तो 2 आर कहाँ कहाँ हैं हमारे पास? 2 आर हैं आर आर एन, आर एन आर, एन आर आर, तो ये 2 आर हो गए। अब एक आर की बात करते हैं। एक आर, क्योंकि 2 और फ्यूवर बोला है ना, या तो 2 होंगे या उससे कम होंगे, तो उससे कम यानी एक ही आर हो सकता है। तो एक ही आर, तो बाकी 2 एन यहाँ होंगे, या आर बीच में आ जाएगा या फिर आर लास्ट में आ जाएगा, और या फिर तीनों ही एन हो जाएंगे, क्योंकि 2 और फ्यूवर का मतलब या तो 2 या तो 1 या तो 0। डी में कह रहा है डिटर्मिन द सेट ऑफ सिंपल आउटकम्स इंक्लूडेड द इवेंट एटलीस्ट वन आर होना चाहिए। एटलीस्ट 1 आर का मतलब या तो 1 आर होगा या तो 2 आर होंगे या तो तीनों आर होंगे, तो इसका मतलब वो सारे ही हो गए। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल एक्सेप्ट एन के तीनों एन होंगे। इसके अलावा जितने भी हैं सब में या तो 1 आर होगा या तो 1 से ज़्यादा आर होंगे, या आप चाहें तो लिस्ट डाउन कर दें। वो 8 तो आपने बनाएंगे, उनमें से 7 के 7 लिस्ट डाउन कर लीजिए। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन की वर्डिंग बहुत ज़्यादा है लेकिन हैं इजी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि टेबल 13.5 इंडिकेट करता है कुछ कैरेक्टर्स हैं 1000 एप्लीकेंट्स के, और एप्लीकेंट्स को क्लासिफाई किया है उनकी जेंडर से, हाईएस्ट एजुकेशन डिग्री से। तो जेंडर में हमें मेल और फीमेल नज़र आ रहा है, और हाईएस्ट एजुकेशन डिग्री हमें कॉलेज डिग्री, हाई स्कूल डिप्लोमा एंड नो डिग्री। ठीक है, 3 कैटेगरीज हैं यहाँ पर। तो दी सैम्पल स्पेस इसने कहा कि ये हो सकता है MCMHMN, यानी कि मेल एंड कॉलेज डिग्री, मेल एंड हाई स्कूल डिप्लोमा, मेल एंड नो डिग्री, इस तरह। तो डिटर्मिन दी सेट ऑफ सिंपल आउटकम्स विच आर यूज टू डिफाइन द कंपाउंड इवेंट मेल एप्लीकेंट, यानी कि अगर मेल हो सकता है तो उसके साथ क्या क्या कंपाउंड इवेंट हो सकता है। तो इसका आंसर तो खैर इतना सिंपल है, हम यहीं लिख, या चलें यहाँ लिख देते हैं अलग से। वो क्या क्या हो सकता है? वो मेल के साथ कॉलेज डिग्री वाला मेल हो सकता है, वो हाई स्कूल वाला मेल हो सकता है, और वो नो डिग्री वाला मेल हो सकता है। मेल के साथ यही कंपाउंड इवेंट बन सकते हैं। पार्ट बी में कह रहा है दी सेट ऑफ सिंपल आउटकम्स विच आर यूज टू डिफाइन द कंपाउंड इवेंट हाईएस्ट डिग्री ऑफ द एप्लीकेंट इज कॉलेज डिग्री। तो कॉलेज डिग्री के साथ कौन कौन से बन सकते हैं? कॉलेज डिग्री के साथ या तो मेल होगा या तो फिर फीमेल होगी। तो हम इसको लिख लेते हैं MC, यानी मेल विद कॉलेज डिग्री एंड फीमेल विद कॉलेज डिग्री, ये 2 इवेंट बन सकते हैं।
क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। 4 में कह रहा है कि एक्सरसाइज 3 को ही देखिए, तो इसलिए उसका टेबल में 13.5 जो बना हुआ था इसको नीचे भी ले आया मैं। तो अब कह रहा है कि इनमें बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हैं। यानी इनमें से बताना है कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, या फिर साथ साथ वो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हैं। तो सबसे पहली बात MFH। अब इसका सिंपल तरीका ये है, देखें M अगर उसने कहा है तो मेल सारे ये रहे, F अगर कहा है तो ये रहे सारे। अब H भी कह रहा है, H का मतलब ये सारी लाइन, तो ओवरलैपिंग आ गई। ओवरलैपिंग जहाँ आ गई इसका मतलब दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो जब दोनों एक साथ हो सकते हैं तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हुए बल्कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए। तो बल्कि मैं इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ, A इज़ नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक ही बात है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, आप एग्जॉस्टिव या नॉन एग्जॉस्टिव की बात करते हैं तो कलेक्टिवली ये एग्जॉस्टिव हैं या नहीं हैं। तो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि अगर इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करें तो 100% चीज़ें आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी। बिल्कुल आ जाएंगी, क्योंकि देखें आप M की भी सारी चीज़ें आ रही हैं, F की भी सारी चीज़ें आ रही हैं, H की खैर हम इंक्लूड करें क्योंकि जब ऐड कर रहे होते हैं तो ओवरलैपिंग को ऐड नहीं करते, तो सारी चीज़ें ही शेड हो चुकी हैं। टोटल्स तो ऑब्वियसली हमें शेड नहीं करने होते, तो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो हम इनको कहेंगे कि ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है। B पर आते हैं, शेडिंग को मैं हटा देता हूँ ताकि नए क्वेश्चन के लिए काम आ सके। B में कह रहा है CHNMF, ये रहा C, ये रहा H, ये रहा N, ये रहा M और ये रहा F। तो सारी चीज़ें आ गई हैं और कहीं ओवरलैपिंग बिल्कुल हुई, क्योंकि जब हम C और H को शेड कर रहे थे तो उसमें M ये भी यानी डबल ओवरलैपिंग हो गई। मैं शुरू से करके दिखाता हूँ आपको, यानी कलर चेंज कर लूँगा मैं। पहले C है तो C को हमने शेड कर लिया, फिर H है तो H को शेड कर लिया, फिर N है तो N को शेड कर लिया। अब उसके बाद मेल कह रहा है तो ये मेल को शेड कर लिया। आप देखें मेल में ओवरलैपिंग आ गई, फीमेल में भी ओवरलैपिंग आ गई। तो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव तो है लेकिन नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसका भी सेम आंसर होगा, लेकिन कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। C की बात करते हैं। C में कह रहा है MC का मतलब ये वाली चीज़ सिर्फ बस, फिर MH का मतलब ये वाली चीज़, MN तो M और N ये है, फिर F यानी कि फीमेल्स ये सारी। तो इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हुई तो इसको हम कहेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है, बिल्कुल है, क्योंकि सारी चीज़ें शेड हो गई, कोई चीज़ अनशेडेड नहीं रही, तो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। D पर आते हैं, स्पेस ले लेते हैं पहले थोड़ा सा। D में कहा गया M का मतलब M पूरा काउंट होगा, फिर FC ये वाला काउंट होगा, फिर C, अब C ये वाला काउंट होगा, तो ओवरलैपिंग हो गई। उसके बाद C हो गया H, उसके बाद N। तो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव तो है लेकिन नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है। तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, क्योंकि सारी चीज़ें शेड हो गई इसमें। E पर आते हैं। पार्ट E में कहा गया कि M का मतलब है M का पूरा कॉलम, ठीक है। फिर FC का मतलब है F और C, वो ये वाला पार्ट है। फिर कहा गया F और H, तो F और H वो ये वाला पार्ट है। तो अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है लेकिन इसमें ये वाला पार्ट कवर नहीं हुआ, तो इसलिए नॉट कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। क्वेश्चन 5 में अच्छा दोबारा उसी एक्सरसाइज 3 की ही बात कर रहा है, यानी ये वाला सवाल। तो क्वेश्चन 5 में कहता है
In exercise 3, suppose that one applicant is chosen at random equal, तो what is the probability that applicant will be a female? फीमेल होने का चांस क्या है? तो फीमेल हमारे पास टोटल कितनी है सैम्पल में? फीमेल हमारे पास है 510 आउट ऑफ 1000। तो 510 आउट ऑफ 1000। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका यही होता है कि आप जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटीज़ को डिवाइड कर लें टोटल पॉसिबिलिटीज़ से। तो फीमेल 510 पॉसिबिलिटीज़ हैं, टोटल 1000 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसलिए इनको डिवाइड कर दिया हमने। तो फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हैं, डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 0.51 आएगा। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में कहता है कि हैव अ हाई स्कूल डिप्लोमा एज द हाईएस्ट डिग्री, कि हाई स्कूल डिप्लोमा होगा। तो हाई स्कूल डिप्लोमा वाले 310 है हमारे पास, तो इसका आंसर होगा 310 आउट ऑफ 1000, जो कि बनता है 0.31। पार्ट सी में क्या कह रहे हैं? सी में कहते हैं मेल विद नो डिग्रीज़। तो मेल विद नो डिग्रीज़ की बात करते हैं हम। मेल भी होना चाहिए, नो डिग्रीज़ भी होना चाहिए, वही 40 है, तो 40 आउट ऑफ 1000। अच्छा, इसको हम सिंबल में भी लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि मेल भी होना चाहिए, एंड के लिए इंटरसेक्शन यूज़ किया जाता है, एंड नो डिग्रीज़। तो इन दोनों में कॉमन कितना है? 40 है, तो 40 आउट ऑफ 1000, जो कि बनता है 0.04। पार्ट डी में कहा गया फीमेल विद अ कॉलेज डिग्री। तो फीमेल विद अ कॉलेज डिग्री हमारे पास हैं 275, तो इसका आंसर होगा 2, यानी इसको हम सिंबल में ही लिखेंगे फीमेल विद अ कॉलेज डिग्री, तो 275 आउट ऑफ 1000, जो कि बनता है 0.275। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि टेबल 13.6 में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 10,000 बोरोवर्स हैं फ्रॉम मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। बोरोवर्स को क्लासिफाई किया जाता है टाइप ऑफ लोन, कि वो पर्सनल लोन ले रहे हैं या बिज़नेस लोन ले रहे हैं, और इसके अलावा लेवल ऑफ रिस्क के हिसाब से भी, तो लो लेवल है, एवरेज है या हाई रिस्क है। तो ये इन्होंने सैम्पल स्पेस बना के दे दिया। पार्ट ए में कहते हैं कि डिटर्मिन दी सेट ऑफ सिंपल आउटकम्स विच आर यूज टू डिफाइन दी कंपाउंड इवेंट पर्सनल लोन। अगर पर्सनल लोन वाला होगा तो पर्सनल लोन वाला या तो लो रिस्क के साथ, हाई रिस्क के साथ ये हो सकता है। तो हमारे पास इसके क्या पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं? इसके पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं PL, पी के साथ एल हो सकता है, पी के साथ ए हो सकता है, और पी के साथ एच हो सकता है। लो रिस्क, एवरेज रिस्क एंड हाई रिस्क। पार्ट बी में कह रहा है डिटर्मिन द सेट ऑफ सिंपल आउटकम्स विच आर यूज टू डिफाइन द कंपाउंड इवेंट एवरेज रिस्क लोन। तो एवरेज रिस्क में हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। एवरेज वाला या तो पर्सनल लोन के साथ आएगा, या फिर एवरेज वाला बिजनेस लोन लेने के लिए आएगा। तो ये दो आउटकम्स पॉसिबल हैं। इसके ऑर्डर चेंज हो सकता है, आप AP के बजाय PA भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा जी, 13 पॉइंट, अच्छा उसी क्वेश्चन में अब सेम वही चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन में हमने जैसा किया था ये 4 के जैसा ही है। तो मेरे ख्याल से इसकी डिस्कशन की हमें ज़रूरत है नहीं, लेकिन चलें हम इसको भी कर लेते हैं। हमारे पास चलें देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 में कहता है कि डिटर्मिन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इवेंट्स वेदर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। तो PLAH की बात करते हैं। PLAH, PLAH ओवरलैपिंग हो रही है तो इसलिए हम कहेंगे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और सब कुछ आ रहा है तो इसलिए कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। बी की बात करते हैं, यानी ये शेडिंग का तरीका सबसे इजी होता है कि अगर सब कुछ शेड हो जाए का मतलब ये है कि जितना पार्ट हमारे अंडर कंसीडरेशन है, यानी सपोज़ ये वाला जो डेटा है हमारा, हम इसी की बात करेंगे, इस टोटल्स को काउंट नहीं करेंगे कि टोटल सारे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अच्छा खैर, तो सवाल पर चलते हैं। पार्ट बी है PL। तो PL हमारे पास ये वाला पोर्शन है सिर्फ 2400, फिर BL ये वाला पोर्शन बनता है, फिर PABA, तो PABA, और उसके बाद H पूरा कहा तो H पूरा शेड कर देते हैं हम।
तो अब क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ओवरलैप नहीं हुई तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और सारी पार्ट शेड हो गए तो इसलिए कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। अब उसके बाद हम अगले पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी में PBH, तो P पूरा हम देख रहे हैं, B भी पूरा हम देख रहे हैं, और H भी पूरा हम देख रहे हैं। तो ओवरलैपिंग हो गई, तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, इसको हम वैसे तो सारे पार्ट शेड हो गए लेकिन इसमें ये वाले पार्ट्स शेड नहीं हुए, तो इसलिए कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इसको हम नहीं काउंट करेंगे। खैर ये बिल्कुल वैसा ही है मेरे ख़्याल से। इसमें और मज़ीद हमें टाइम वेस्ट करने के बजाय अगले सवाल की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे सवाल रहते हैं अभी और टाइम हमारे पास कम है, क्योंकि काफ़ी लेंदी वीडियोस होती हैं तो अपलोड करने में टाइम लगता है। क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन 8 में कह रहा है, और वैसे भी इसके आंसर्स तो पीछे मौजूद हैं तो आप 7 के आंसर्स पीछे से कंफर्म भी कर सकेंगे। 8 पर आते हैं। एक्सरसाइज 6 में, यानी ऊपर 6 का ही डेटा लेना है फिर से। सपोज वन अकाउंट इज सिलेक्टेड, ईच हैविंग इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी इन द एवरेज रिस्क कैटेगरी। एवरेज रिस्क वाले कितने हैं? एवरेज रिस्क वाले 4550 हैं आउट ऑफ 10,000। तो पार्ट ए का आंसर होगा 4550 अपॉन 10,000, जो कि बनता है 0.455। पार्ट बी में कहता है पर्सनल लोन, तो पर्सनल लोन यानी पी की बात हो रही है, तो 7,600 बनते हैं। तो 7,600 आउट ऑफ 10,000, तो 7,600 आउट ऑफ 10,000 बनता है 0.76। सी की बात करते हैं, बी इंटरसेक्शन एच। तो बी इंटरसेक्शन एच यानी वो ही कह रहा है सी में बी इंटरसेक्शन एच मैंने इसलिए बोला क्योंकि एंड की बात कर रहा है। बिजनेस लोन इन हाई रिस्क, तो बी भी होगा और एच भी होगा। तो बी और एच में हमारे पास 800 आ रहे हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे 800 आउट ऑफ 10,000, जो कि बनता है 0.08। पार्ट डी की बात करते हैं। डी में कह रहा है पर्सनल लोन विद लो रिस्क, तो पी इंटरसेक्शन एल यानी पी भी होगा और एल भी होगा, जो कि बनता है 2,400। तो 2,400 अपॉन 10,000, जो कि बनता है 0.24। ठीक है जी, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि इन 1987 यूएस सेंसस ब्यूरो ने एस्टिमेट किया कि 9.1 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 प्राइमरी चाइल्ड केयर उनको चाहिए होती है एम्प्लॉयड मदर। तो टोटल हमें बता दिया कि 9.1 मिलियन है। ठीक है जी, और बाकी इनकी कैटेगरीज दी हुई हैं। टेबल इंडिकेट कर रहा है 9.1 मिलियन में क्या क्या बनता है, क्या क्या मतलब किसकी उसकी डिवीज़न क्या है। तो इफ़ अ चाइल्ड इज़ सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट चाइल्ड इज़ केयर्ड फॉर इन हिज होम और हर होम। तो अगर एक चाइल्ड को हमने रैंडमली सेलेक्ट किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने घर में उसकी देखभाल की जाती है। तो घर वाले हमारी पास कैटेगरी क्या है, ये रही इन चाइल्ड्स होम। तो पार्ट ए का आंसर होगा 2.7209 मिलियन, क्योंकि ये मिलियन में ही है तो या तो आप इसको पूरा ले रहे हैं तो फिर 9.1 भी आपको मिलियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या आप इसको डायरेक्टली भी ले सकते हैं, एक ही बात है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.299। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में कह रहा है चाइल्ड केयर्स फॉर हिमसेल्फ, वो अपना ख्याल खुद रखता है भाई। तो अपना ख्याल खुद रखने वाले हमारे पास 18,200 हैं। इनको लगता है अम्मी कहती भी नहीं होंगी अपना ख्याल रखना। 18,200, तो इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 0.0182 बनेगा, क्योंकि हमें अगर मिलियन बनाना है तो ये 0 और ये 0 बनेगा ना, तो 0.018 मिलियन बनता है। 0.0182 मल्टीप्लाई बाय 9.1 डिवाइड बाय 9.1 मिलियन, जो कि बनता है 0.002। पार्ट सी पर आते हैं। केयर्ड एट वर्क। केयर्ड एट वर्क का मतलब काम पर ही उनको मिले जाती हैं, तो ये 0.8099 बनता है।
तो 0.809900 डिवाइडेड बाय 9.1 जो कि बनता है 0.089। सिंपल सवाल था काफ़ी, और डेटा में इन्होंने उलझाया था, वर्डिंग में उलझाया था, लेकिन था बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 पर आते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है। यूएस सेंसस ब्यूरो ने रिवील किया कि एवरेज एज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। ब्यूरो एस्टिमेट दैट बाय 2000 देयर विल बी 1.56 मिलियन हाउस होल्ड। सो टोटल बता रहा है। उन टोटल की इसने जो है ये हमें डिवीज़न भी दी हुई है कि इतने मिलियन ये होंगे, इतने मिलियन इतनी एज में होंगे, 15 से 24 एज में इतने लोग होंगे। तो कह रहे हैं कि इफ़ अ हाउस होल्ड इज़ सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी ऑफ एज 65 और ओल्डर। तो 65 और ओल्डर वाले हमारे पास इतने लोग हैं, तो पार्ट ए का आंसर होगा हमारे पास 65 और ओल्डर वाले हमारे पास हैं 233, या इसको मैं 23 पॉइंट डेसिमल में ही ले लेता हूँ, 23.232, और 000 तो पॉइंट के बाद लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। और टोटल हमारे पास 105.6 मिलियंस है, 0.6, तो बनता है ये 0.22। पार्ट बी की बात करते हैं। 25 से 34 की एज में होंगे, तो 25 से 34 की एज वाले ये लोग हैं, तो इसे हम करते हैं 25 से 34, तो 16 पॉइंट, बस वो कॉमा इसीलिए दी इन्होंने ताकि आप मिलियंस देख सकें कितने मिलियंस हैं, डिवाइडेड बाय 105.6 जो कि बनता है 0.16, यानी 16% चांस है। पार्ट सी में कह रहा है एज ऑफ 35 और ओल्डर। अच्छा, इसमें 35 और ओल्डर का है इसने, तो 35 और ओल्डर का मतलब ये है कि 35 से बड़ी एज वाले सब लोग, यानी सिर्फ ये नहीं, ये तो 35 एंड 44 तक है, तो ये भी तो 35 से ओल्डर हैं, ये भी 35 से ओल्डर हैं, ये भी 35 से ओल्डर हैं। इसका मतलब हमें ये सब लेना है, तो या तो आप इन सबको प्लस कर लें, या फिर टोटल तो हमें पता है कि 105.6 है, इसमें से शुरू के 2 माइनस कर दें। दोनों ही केसेस में आपको इन चारों का सम मिल जाएगा। तो 4 वैल्यूज़ को ऐड करना थोड़ा मुश्किल होता है, 2 वैल्यूज़ को माइनस करना आसान होता है। तो हम इसको लिखते हैं कि 105.6 जो टोटल है उसमें से शुरू की 2 वैल्यूज़ निकाल लें, यानी कि 4.224 को भी माइनस कर दें और 16.896 को भी माइनस कर दें, 16.896 को माइनस कर दें। तो इससे हमें ये मिल जाएगा कि इन चारों का सम क्या है, और डिवाइडेड बाय 105.6 कर देंगे हम, तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी जो कि बनती है 0.8। पार्ट डी पर आ रहे हैं। पार्ट डी पर कह रहा है कि 45 और यंगर। अच्छा, इसमें सवाल में मुझे एक मिस्टेक लग रही है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इसको 45 और यंगर नहीं होना चाहिए, सिर्फ यंगर देन 45 होना चाहिए था, यंगर देन 45 होना चाहिए था, यंगर देन 45। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि 45 तो यहाँ शामिल है ना, तो 45 वाले कितने लोग हैं इसमें, 54 वाले कितने, बीच वाले कितने, वो हम नहीं बता सकते हैं। तो टेक्निकली इसको कहना चाहिए था 45 से छोटे। 45 से छोटे ये 3 लोग हैं। अच्छा, अब इत्तेफाक है कि ये इवन है, तो इसका आंसर भी पीछे नहीं होगा, तो लेकिन इससे हम वेरीफाई भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रैक्टिकली थिंकिंग अगर हम देखें तो ये 45 से कम वालों की बात कर रहा है। तो 45 से कम वाले ये ऊपर के 3 लोग हैं। इन तीनों को अगर हम सम करें तो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं हमारे पास तीनों, 4.224 प्लस 16.896 प्लस 24.288 डिवाइडेड बाय 105.6 जो कि बनता है 0.43। अच्छा, इस पार्ट डी में अगर आप जहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ रहे हों, आपके टीचर ने कैसे सॉल्व करवाया मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें मुझे लग रहा है कि ये एरर है, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत ही कर रहा हूँ, तो मेरी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो जाएगा कि इसको कैसे हैंडल किया। लेकिन खैर, मेरी एक जो मतलब 99.99% यही मेरी एक कंसिडरेशन है कि सिर्फ शुरू के 3 को ही बोलना चाह रहे हैं, वो वर्डिंग में थोड़ा सा हो गया, क्या पता इन्होंने बाद के एडिशन में सही कर दिया हो। अच्छा, इंटरनेट पर इस बुक का स्पेनिश वर्जन भी अवेलेबल है, तो वो काफ़ी अच्छा प्रिंट है उसका, मतलब ये तो एक स्कैंड कॉपी है, लेकिन वो जो अवेलेबल होता है वो काफ़ी, वो PDF पूरी है, रिटन टेक्स्ट में है, लेकिन वो स्पेनिश है, तो जाहिर सी बात है उससे तो सवाल में कॉपी नहीं कर सकता, सवाल सारे स्पेनिश में लिखे हुए हैं, लेकिन उससे वेरीफाई किया जा सकता है इस सवाल को कि उसमें कैसा लिखा हुआ है। लेकिन खैर, 11 पर जाते हैं। क्वेश्चन 11 में कहा गया है कि इन ऑर्डर टू सपोर्ट
its request for a cardiac intensive care. The emergency room in a major urban hospital has gathered data, number of heart attack victims. कितने हार्ट अटैक विक्टिम्स हैं वो सब इन्होंने, ये एग्जैक्टली सेम पहले वाले जैसा ही है, पहले वाले सवाल जैसा ही है. 13.9 जो टेबल है वो ये बता रहा है. तो अगर हमने किसी को रैंडमली सेलेक्ट किया है, अच्छा ये डायरेक्टली इन्होंने प्रोबेबिलिटीज़ बताई हुई हैं और प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है. तो ये तो और अच्छा हो गया, हमें डायरेक्टली इसने प्रोबेबिलिटी दी हुई है. तो क्वेश्चन में कहता है पार्ट ए में, अगर हमने सेलेक्ट किया क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 और कम विक्टिम नज़र आएंगे. तो 5 और फ्यूवर का मतलब है कि 5 या 5 से कम. तो 5 या 5 से कम ये 2 लोग हैं. तो हमारा पार्ट ए का आंसर होगा प्रोबेबिलिटी 5 और फ्यूवर इज इक्वल टू 0.08 प्लस 0.16 जो कि बनता है 0.24. पार्ट बी पर आते हैं. पार्ट बी कह रहा है 5 और मोर. 5 और मोर का मतलब या तो 5 होंगे या 5 से ज़्यादा होंगे. तो देखा जाए तो ये सारे हैं. अब ये सारे हम ऐड करें उससे बेहतर है कि 1 में से इसको माइनस कर दें, तो इन चारों का सम आ जाएगा हमारे पास. तो यहाँ लिख देते हैं 5 और मोर जो कि बनेगा 1 माइनस 0.08. तो 1 में से 0.08 निकालेंगे तो 0.92 आएगा आंसर. खैर इसकी भी एक ट्रिक है, 1 से कोई नंबर कैसे माइनस करते हैं. लेकिन फ़िलहाल बैटरी की परसेंटेज बहुत कम नज़र आ रही है मुझे, और मैं चाह रहा हूँ कि हम बैटरी ख़त्म होने से पहले ये एक्सरसाइज पूरी कर लें, क्योंकि मैं इस वीडियो को भी 2 हिस्सों में नहीं बनाना चाह रहा. पार्ट सी पर आते हैं. पार्ट सी में कहता है नो मोर देन 7 विक्टिम्स. 7 विक्टिम से ज़्यादा नहीं होंगे. 7 विक्टिम से ज़्यादा वाले कितने हैं? 7 विक्टिम से ज़्यादा वाले ये हैं. तो वो कह रहा है वो ये नहीं होंगे. ये नहीं होंगे इसका मतलब ये सब होंगे. तो 1 में से आप इसको माइनस कर दें तो पता लग जाएगा. नो मोर देन 7 जो कि बनेगा 1 माइनस 0.2 जो कि बनता है 0.8. क्वेश्चन 12 पर आते हैं. क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि दी नंबर ऑफ़ फायर अलार्म पोल्ड ईच ईयर. ये सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, ज़रा भी चेंज नहीं है. लेकिन इसका आंसर पीछे मौजूद नहीं है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. तो अगर हमने एक क्या प्रोबेबिलिटी है कि मोर देन 8 अलार्म्स किए जाएंगे. मोर देन 8 का मतलब ये है कि 8 से ज़्यादा मतलब ये वाले बनते हैं सारे. तो पार्ट ए का आंसर होगा प्रोबेबिलिटी मोर देन 8 जो कि हम इनको ऐड करेंगे 0.24, 0.28, 0.12, 24, 28 और 12 जो कि बनता है 0.64. पार्ट बी पर आते हैं. बिटवीन 8 एंड 10. तो बिटवीन 8 एंड 10 का मतलब होता है कि 8 और 10 के बीच में, और इंक्लूसिव बोला है. इंक्लूसिव का मतलब 8 और 10 भी शामिल हैं. तो वो ये 3 है. तो नंबर ऑफ़ अलार्म्स बिटवीन 8 एंड 10 होंगे. तो 0.2, ये इनइक्वालिटीज़ में हम पढ़ चुके हैं कि इन सिंबल्स का मतलब क्या होता है. चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने. 0.24, 0.28 और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 0.72 बनेगा. पार्ट सी पर आ रहे हैं. कह रहे हैं नो मोर देन 9. तो नो मोर देन 9 का मतलब है कि 9 से ज़्यादा नहीं होंगे. 9 से ज़्यादा नहीं होंगे का मतलब 9 से कम होंगे या 9 होंगे. तो या 9 होंगे या 9 से कम होंगे, 9 से ज़्यादा नहीं होंगे. तो 9 या 9 से कम ये हमारे पास नंबर है 9 और लेस. तो 0.16, 0.20 या 2 एक ही बात है. डेसिमल में आखिर में 0 लिखें या ना लिखें, और 24 जो कि बनता है 0.6. अच्छा जी, 13 की बात करते हैं. 13 के लिए कार्ड की बात हो रही है. अच्छा, कार्ड पूरे समझने पड़ेंगे हमें. चलें हम रफली इनको जल्दी से समझ लेते हैं, वरना अभी इंटरनेट पे भी लिखेंगे डेक ऑफ 52 कार्ड्स तो आपके सामने आ जाएंगे. कार्ड हमारे पास टोटल जो होते हैं वो पोकर कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं. 52 कार्ड्स की डिवीज़न कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास 4 किस्म की उनकी जो सिंबल्स बने होते हैं, सूट बने होते हैं. एक हार्ट होता है, हार्ट तो खैर रेड होता है. हमारे पास एक स्पेड होता है, ये क्लब है, ये स्पेड है, और हार्ट होता है, और डायमंड होता है.
अच्छा, इनमें 13 कार्ड होते हैं इनकी टाइप में। वो 13 कौन से होते हैं? किंग होता है, उसके बाद क्वीन, और फिर जैक, और फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2, और लास्ट में एस होता है, A1 जिसको हम कहते हैं इक्का। सेम यही इनमें होते हैं। तो देखा जाए तो हमारे पास ये 13 कार्ड्स बन गए, यहाँ 13, यहाँ 13, यहाँ 13, यहाँ, तो इस तरह करके ये 52 कार्ड्स बनते हैं। अच्छा, अब इनमें जो किंग, क्वीन और जैक हैं, इनको हम फेस कार्ड कहते हैं, क्योंकि इनमें कोई ना कोई फेस बना हुआ होता है। किंग में बादशाह का, रानी का, और ये सब कुछ बने होते हैं। अच्छा, और रेड कलर के कार्ड भी अगर हम देखें तो 26, यहाँ समरी लिख देता हूँ मैं। रेड कलर के भी जो कार्ड होते हैं वो 26 होते हैं, और जो ब्लैक होते हैं वो भी 26 कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड 12 होते हैं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। फेस कार्ड 12 होते हैं। हर एक कार्ड 4 मरतबा होता है, यानी अगर कितने 2s होंगे तो हम कहेंगे कि 4 2s होंगे। ठीक है, और मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी कितने क्लब होंगे? 13 क्लब होंगे। इसकी डिवीज़न हमने पूरी देख ली है। इसी डिवीज़न को जहन में रखिएगा, वरना इंटरनेट पे लिखेंगे तो इसकी एक बहुत अच्छी सी पिक्चर भी आ जाती है, जिसमें सारे बने भी होते हैं और सारी चीज़ आ रही होती है। तो अब ये कह रहा है कि हमने एक कार्ड सेलेक्ट किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें या तो किंग मिलेगा या फिर जैक मिलेगा। तो और की बात हो रही है ना, या तो किंग मिलेगा या फिर जैक मिलेगा। तो किंग कितने होते हैं? 4। जैक कितने होते हैं? 4। तो कुल मिलाकर 8 हो गए। तो इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और जैक क्या होगा? असल में आप दोनों को ऐड कर लीजिए, किंग की प्रोबेबिलिटी या जैक की प्रोबेबिलिटी, या दोनों को मिलाकर एक साथ कर लीजिए। 8 आउट ऑफ 52 बनते हैं, जो कि सिंप्लीफाई करके 2/13 बनता है। अच्छा, बुक में इन्होंने सिंप्लीफाई नहीं किया, सिर्फ 8/52 लिख के दिया। दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। पार्ट बी में कह रहा है फेस कार्ड होगा। फेस कार्ड अभी हमने देखा कि 12 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड 12 आउट ऑफ 52, जो कि सिंप्लीफाई होकर 3/13 बनता है। पार्ट सी में कहा गया 7 और अ स्पेड, या तो 7 होना चाहिए या स्पेड होना चाहिए। अच्छा, अब ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इससे पहले जो था ना, ये किंग और जैक, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी एक कार्ड या तो किंग होगा या तो जैक होगा, एक वक्त में दोनों तो नहीं हो सकता। लेकिन जो 7 होगा वो स्पेड भी हो सकता है, क्योंकि देखें यहाँ पर स्पेड के अंदर भी आपको 7 नज़र आएगा। ये स्पेड है, ये स्पेड में यहाँ पर आपको 7 नज़र आएगा। तो जो 7 की बात कर रहे होंगे तो 4 कार्ड होंगे, जब स्पेड की बात कर रहे होंगे तो 13 कार्ड होंगे। लेकिन एक ऐसा कार्ड है जो दोनों में आ गया, डबल रिपीट हो रहा है, तो उसे माइनस करना पड़ेगा। तो जब भी, यानी ये क्या है, ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि एक कार्ड एक ही वक्त में दोनों भी हो सकता है, कि स्पेड भी हो और वो 7 भी हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 7 और स्पेड, जो रेपिटेशन होगी उसे माइनस करना पड़ेगा, जो कि एडिशन लॉ भी कहलाता है प्रोबेबिलिटी का। लेकिन सिंपल अल्फाज में आप क्या करें, 7 कितने होते हैं? 4। स्पेड कितने होते हैं? 13। एक कार्ड ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, वो उसको माइनस कर लें आउट ऑफ 52। तो 4 + 13, और उसमें से हम माइनस करेंगे 1, तो बनता है 4 आउट ऑफ 13। या अगर अनसिम्प्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो 16 आउट ऑफ 52 बनता है। पार्ट डी की बात करते हैं। पार्ट डी में कह रहे हैं कि या तो फेस कार्ड होगा या फिर रेड कार्ड होगा। तो बात वही होगी कि फेस कार्ड रेड कलर का भी हो सकता है, यानी ये ऐसे कार्ड हैं जो फेस भी हैं और रेड भी हैं। तो प्रोबेबिलिटी फेस और रेड, यानी जब भी और लिखा हुआ आपको मिल जाए तो आपने लाजमी ये सोचना है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में से कुछ हो सकते हैं कि नहीं। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। अब इनमें एक जैसे कितने? 6 ऐसे कार्ड हैं जो रेड भी हैं और फेस भी हैं, क्योंकि वो डबल हो गए। 12 में भी वो 6 आ गए, 26 में भी आ गए, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो ये सिंप्लीफाई होके बनता है 32/52, और रिड्यूस होके बनता है 8/30। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगले सवाल में हमारे पास कहा गया कि एक सर्वे किया गया है 2000 कंज्यूमर्स का, टू डिटर्मिन देयर परचेजिंग बिहेवियर। 2 सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। इट वॉज फाउंड, 2 सॉफ्ट ड्रिंक हम अपनी मिसाल के लिए समझ लेते हैं, पेप्सी और कोक की बात हो रही है। इट वॉज फाउंड दैट ड्यूरिंग द पास्ट मंथ 800 पर्सनस हैड परचेज ब्रांड ए, यानी 800 लोगों ने पेप्सी लिया, 300 लोगों ने जो है वो ब्रांड बी यानी कोक लिया, और 100 लोग ऐसे थे जिन्होंने दोनों ख़रीदे। मतलब ऐसे भी 2 थे ना जो दोनों ही पीते हैं।
तो मतलब दोनों ही पसंद है, कभी कोक पी ली कभी पेप्सी पी ली, या दोनों के 50-50 पैक लेके चलेगा, या इस तरह जो भी है। तो इफ़ अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वुड हैव परचेज ब्रांड ए ड्यूरिंग द पास्ट मंथ्स, यानी सिर्फ ए का चांस क्या होगा। फिर कह रहा है कि ए ख़रीदा होगा लेकिन बी नहीं होगा। तो इसके लिए सिंपल तरीका है, जब भी आपको ओवरलैपिंग प्रॉब्लम नज़र आ रहे हो, आप इसका सिंबल जो है वो वेन डायग्राम बना लीजिए। तो वेन डायग्राम बनाते हैं इसकी हम। ये ब्रांड ए है, ये ब्रांड बी है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमेशा जो कॉमन हो उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो बोथ वाले कितने, बोथ वाले 100 हैं, तो हमें 100 को बीच में लिखना चाहिए। 100 ऐसे हैं जो दोनों में आ रहे हैं। अच्छा, अब ए कितने थे, ए थे 800, तो 800 में से 100 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हम यहाँ 700 लिखेंगे। और 300 ने बी परचेज़ किया था, तो 100 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 200 लिखेंगे। अच्छा, अब टोटल 2000 थे, जिसमें से ये अंदर अगर हम देखें ए और बी में मिलके ये बनते हैं 700 और 1000 बनते हैं। तो 1000 बच जाते हैं, तो इनको हम बाय लिखेंगे। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने ना ए ख़रीदा ना बी। ये स्टिंग वाले होंगे फिर हमारे पास, या फैंटा वाली यहाँ होंगी। तो ए एंड बी आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हमें क्या कहा गया पार्ट ए में, वुड हैव बताइए जिन्होंने परचेज़ किया होगा ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा जा रहा है। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए हमारे पास 1000 है, तो 1000 आउट ऑफ 2000 जो कि बनता है 1/2 या 0.5। बी की बात करते हैं। अच्छा नहीं, सॉरी, 1000 तो नहीं है, ए का 800 है, मैंने गलती से 1000 लिख दिया है। 700 और 100 बनता है ना, तो ये 800 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 800/2000 बनता है 2/5। अच्छा, पार्ट बी में क्या कह रहा है, परचेज ब्रांड बी बट नॉट ए, कि बी ख़रीदा होगा लेकिन ए नहीं ख़रीदा होगा। तो बी होगा लेकिन ए नहीं होगा, वो ये है कि बी की बाउंड्री में तो है लेकिन ए की बाउंड्री में नहीं है। तो वो है 200 आउट ऑफ 2000, जो कि बनता है 1/10। हाँ, सिंपल, ये 1/10 ही है। अच्छा, इसको अगर सिंबल्स में लिखना चाहें तो आप यूँ लिख सकते हैं कि बी होगा लेकिन ए में नहीं होगा, तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, कि ए का आउटसाइड होगा लेकिन बी का इनसाइड होगा। उसके बाद सी में क्या कह रहे हैं, सी में कह रहे हैं वुड हैव परचेज ब्रांड ए, ब्रांड बी और बोथ, कि या तो ए या तो बी या तो दोनों। तो वो ये 1000 यहीं से नज़र आ रहे हैं हमें, यानी कि ए या बी या दोनों, तो वो 1000 है आउट ऑफ 2000, जो कि बनता है 1/2। पार्ट डी की तरफ आते हैं। उसने कहा है कि वुड नॉट हैव परचेज ईदर ब्रांड, कि ए और बी दोनों में से ही नहीं लिया होगा, यानी ए और बी को मिलाएं उसको छोड़ के बाकी सब। तो सिंबल्स में हम कह सकते हैं कि ए और बी को छोड़ कर बाकी सब, तो वो 1000 ही है, जो ये वाले नंबर्स हैं, आउट ऑफ 2000। ये भी 1/2 ही बनता है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि रीसेंट ईयर्स हमारे पास जो है, ये भी इसके सवाल जैसा ही लग रहा है, कंट्रोवर्सी अबाउट द बेनिफिट ऑफ विटामिन सी कह रहा है, क्लेम्स दिए हैं इन्होंने कि क्या क्या डेटा हम देखते हैं। 3000 लोगों को रिसीव किया गया था, जिसमें क्या कह रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस वाज फाउंडेड 800 को कोल्ड हुआ था, 250 को फ्लू हुआ था, 150 ऐसे थे जिन्हें दोनों चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो इसका भी वही डेटा बनाते हैं। पहले वेन डायग्राम बनाई जाएगी। और हमेशा सबसे पहले जो कॉमन हो वो लिखते हैं। तो कॉमन 150 है, तो 150 लोग ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं। 800 ऐसे हैं जिनको कोल्ड हुआ था, ये कोल्ड लिख देता हूँ और ये फ्लू लिख देता हूँ। तो 800 लोग थे, तो यहाँ 650 आएगा, क्योंकि टोटल 800 है, 150 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फ्लू वाले इन्होंने कहा है कि 250 है, तो 250 में से 150 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 100 आ जाएगा। और इनको अगर हम ऐड करें तो 250 और 657 900 बनते हैं। और टोटल कितने थे, टोटल थे हमारे पास 3000। तो 2100 ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं हुआ इन दोनों में से, ना कफ हुआ, मतलब ना कोल्ड हुआ ना फ्लू हुआ। ठीक है भाई, तो डेटा बन गया। अब आसान है हमारे लिए। अब पार्ट ए में क्या कह रहे हैं,
बस वेन डायग्राम में ये बात याद रखनी है कि जो कॉमन हो वो पहले सबसे लिखा जाता है। अच्छा, पार्ट ए में क्या कह रहा है, वुड हैव वन, और यानी कोल्ड होगा लेकिन इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, कोल्ड होगा लेकिन फ्लू नहीं होगा। तो उसको वही सिंबल्स में हम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के कोल्ड होगा और फ्लू नहीं होगा, तो एफ़ पे डैश लगा दे कि एफ़ नहीं होगा। तो वो 650 है कि ये वाली चीज़ है जो सीक में तो है लेकिन एफ़ में नहीं है। तो 650 आउट ऑफ 3000 टोटल है हमारे पास, डिवाइड करके बनता है 0.2167। पार्ट बी की बात करते हैं, वुड हैव बोथ कोल्ड एंड फ्लू, दोनों होंगे, तो वो तो साफ नज़र आ रहा है 150 है, तो यानी सी एंड एफ़ दोनों की बात कर रहा है। तो सी इंटरसेक्शन एफ़ जो कि बनता है 150 आउट ऑफ 3000, 0.05। और सी में कहता है वुड हैव वन बट नो इन्फ्लुएंजा और फ्लू बट नॉट कोल्ड, यानी कि फ़्लू होगा तो कोल्ड नहीं होगा, कोल्ड होगा तो फ्लू नहीं होगा। तो वो दो लोग हैं कि ये वो लोग हैं जिनको कोल्ड है तो फ्लू नहीं है, ये वो हैं जिनको फ्लू है तो कोल्ड नहीं है। तो नंबर्स में तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि 650 और 100 आउट ऑफ 3000 जो कि बनता है 750 आउट ऑफ 3000 जो कि बनता है 0.25। और अगर सिंबल में बनाना है, सिंबल में वैसे ज़रूरी नहीं है लेकिन हम फिर भी बना लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी के अगर F होगा तो C नहीं होगा और C होगा तो F नहीं होगा। इसको इस तरह सिंबल्स में लिख सकते हैं। तो 0.25 बन गया। पार्ट डी की तरफ जाते हैं कि इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, इसका मतलब कि ना फ्लू ना कोल्ड। तो प्रोबेबिलिटी के एफ़ और सी दोनों मिलाकर भी उनमें से कुछ भी नहीं होगा, तो वो 2100 होते हैं आउट ऑफ 3000 जो कि बनता है 0.7। अगले सवाल पर आते हैं। 16 और 17 दोनों ही सेम हैं, लेकिन चलें हम दोनों कर लेते हैं, फ़िलहाल हमें वक्त इजाज़त दे रहा है दोनों सवाल करने की। द सैम्पल स्पेस फॉर एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ 5 सिंपल इवेंट्स, E1 E2 E3, 5 इवेंट हैं, E1 से लेकर 5 तक। तो F जो है वो E1 2 3 है और G जो है वो 1 3 6 है, H का मतलब 3 और 4 और 5 है। तो बताइए F की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पार्ट ए में कहता है F की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ F का मतलब क्या है कि 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो इसका मतलब 1 या 2 या 3, अब तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर लें। तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2, E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.15 ये रही, और E3 की प्रोबेबिलिटी 0.25 जो कि बनता है 0.6। बहुत सिंपल। पार्ट बी, G की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, G हमारे पास कौन कौन सा इवेंट है, G है 1 3 एंड 5, तो ये रहा 1 3 एंड 5। तो इसका मतलब हमें 0.2 0.25 और 0.1 को ऐड करना है, 0.2 0.25 0.1 जो कि ऐड होके बनते हैं 0.55। पार्ट सी पर आते हैं। पार्ट सी है प्रोबेबिलिटी ऑफ H। तो H का मतलब हमें 4 और 5 दोनों लेने हैं। तो 4 हमारे पास है 0.3 और 5 है 0.1 जो कि बनता है 0.4। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास G कॉम्प्लीमेंट। G कॉम्प्लीमेंट का मतलब G नहीं होना चाहिए। तो G नहीं होना चाहिए का मतलब 1 3 और 5 नहीं होना चाहिए। तो 1 3 5 अगर नहीं होगा तो बाकी 2 और 4 बच जाएगा। तो आपने 2 और 4 की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 करना है। तो 2 और 4 है 0.15 और 0.3 जो कि बनता है 0.45। पार्ट ई, पार्ट ई में F यूनियन G, प्रोबेबिलिटी ऑफ F यूनियन G यानी F और G को मिला दीजिए।
F और G 1 2 3 है और G में 1 3 5 है, तो इसका मतलब 1 2 5 बनता है। 4 नहीं लेना, बाकी सब लेना है। तो 4 नहीं लेना, 4 क्या है हमारे पास, 4 है 0.3, यानी सब लेना है, 0.3 नहीं लेना, तो बाकी 70% ही बचता है। तो हम 1 माइनस 0.3 कर देते हैं, 0.7 आ जाएगा। वरना आप चाहें तो इनको प्लस भी कर सकते हैं जो आ रहे हैं। कौन कौन से, यानी 1 2 3 और 5 को प्लस करेंगे तब भी यही 0.7 ही आएगा। उसके बाद है G यूनियन H, प्रोबेबिलिटी ऑफ G यूनियन H। तो G और H को मिला देना है। G हमारे पास क्या है 1 3 5, H है 4 5, तो इसका मतलब 2 नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। तो 2 को हटा देना है हमें, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो E2 हमारे पास 0.15 है, तो इसको माइनस करेंगे तो 0.85 आएगा। पार्ट G की बात करते हैं, F इंटरसेक्शन H, यानी वो देखना है जो दोनों में कॉमन है। तो F और H में कॉमन क्या है, F और H में कॉमन 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब इसका चांस है 0, दोनों हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। यानी ऐसा कोई है ही नहीं कि F और H दोनों में हो, दोनों की पॉसिबिलिटी एक साथ। और लास्ट पार्ट है F इंटरसेक्शन G। इसका मतलब ये है कि F और G में कॉमन देखना है हमें। तो F और G में कॉमन क्या है, 1 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब हमें 1 और 3 की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, इनको ऐड करना है। तो 0.2 और 0.25 को ऐड करना है। 0.2 0.25 जो कि बनता है 0.45। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, ये भी एग्जैक्टली सेम ही है। पहले मैं इसके पार्ट्स लिख लेता हूँ। ए में हमें मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है, तो बहुत आसान है, अगर ए करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा 1 से माइनस करके। बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और सी कॉम्प्लीमेंट, ये भी इजी हो जाएगा। ए यूनियन बी, ए और बी को मिला देना है। बी यूनियन सी, तो बी और सी को मिला देना है। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन देखना है। तो अब शुरू करते हैं ज़रा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात कर रहा है, ए में हमारे पास 1 2 3 है, तो 1 2 एंड 3 इन तीनों को हमें ऐड करना है। 0.2 0.1 0.4, 0.2 0.1 और 0.4 जो कि ऐड होके बनते हैं 0.7। ए कॉम्प्लीमेंट वो तो सिंपल, 1 में से ए माइनस कर दीजिए, जो कि 1 माइनस 0.7 बनेगा, जो कि 0.3 आ जाएगा। फिर बी निकालना है। बी के लिए हमें 2 और 4 को ऐड करना है। तो 2 हमारे पास है 0.1 और 3 है 0.3, जो कि बनता है 0.4। सी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है, 1 3 और 4 को ऐड करना है। तो 1 3 4 यानी कि 0.2 0.4 और 0.3 को ऐड करना है। 2 4 3 ऐड होके बनते हैं 0.9। सी कॉम्प्लीमेंट वो तो बहुत सिंपल है, 1 में से सी की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर लें, जो कि 1 माइनस 0.9 यानी कि 0.1 बनता है। पार्ट एफ़ की बात करते हैं। ए यूनियन बी, यानी ए और बी को मिला देना है। तो ए और बी को अगर हम मिला दें, ए में 1 2 3 है, बी में 2 और 4 है, तो 1 2 3 4 ये तो सारे के सारे आ गए, क्योंकि 4 इवेंट ही हैं टोटल, तो ये तो 100% 1 आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह बी और सी को मिलाना है, तो बी और सी में 2 4 और 1 3 4, तो ये भी 1 2 3 4 बने, तो ये भी 100% आ गया। लास्ट हमारे पास ए और सी का कॉमन देखना है। तो ए और सी में क्या कॉमन है, E1 दोनों में कॉमन है और E3 दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब E1 और E3 को हमें ऐड करना है। E1 है 0.2 और 0.4, तो 0.2 और 0.4 को ऐड करेंगे, जो कि बनता है 0.6। तो इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म हुई। इस वीडियो को हम यहाँ इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अच्छा, एक आखिरी बात जाते जाते वो ये कि हमारा एक फेसबुक का ग्रुप है और फेसबुक पेज है,
उस पर जो है वो बुक के भी लिंक मैंने डाले हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है यूट्यूब पर कमेंट में सारी चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती हैं, ना ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन शेयर किए जा सकते हैं, क्योंकि वो आप सिर्फ लिख सकते हैं, कोई इमेज अटैच नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर एक फ़ेसबुक ग्रुप है, आप उन सबको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर हम जो है बाकी स्टूडेंट्स भी सब ज्वाइन करेंगे तो एक दूसरे की हेल्प कर सकेंगे।